everyone, this is Saloni Pandey and I welcome you all to Magnet Brains, the only channel where you get complete CBSE course from kindergarten to class 12, NTSC, Olympiad, one shot revision, सभी chapters के सभी book wise, class wise सारे videos और वो भी बिल्कुल free of cost। यहाँ पर आपको 100% free online education provide की जाती है। किसी भी तरीके का कोई भी paid subscription नहीं है। 2 lectures देखने के बाद में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाता है कि आपको किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करना है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना है, क्योंकि सब कुछ है बिल्कुल फ्री। सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 2 दैट इज कल्चरल चेंज का फास्ट ट्रैक रिवीजन। चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, साथ ही साथ में कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी इस चैप्टर के कंप्लीट हैं और साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर सीरीज, जिसमें कि आपको इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सब कुछ मिल जाएगा। अब बारी आ जाती है चैप्टर को फास्ट ट्रैक रिवीजन करने की, यानी कि धुआंधार रिवीजन 2x स्पीड के साथ में। और यहाँ पर क्या होगा फास्ट ट्रैक रिवीजन करने से, जो भी सारे कंसेप्ट हैं एक बार सारा कुछ आपको रिकॉल हो जाने वाला है कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, कौन से टॉपिक में क्या सारी चीजें पढ़ी थी। डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जस्ट एक बार रिकॉल कर लेना है सारी चीजें कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली क्या सब कुछ था। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, एक अगर हम ओवरव्यू देखें इस पर्टिकुलर चैप्टर का कि हमने इसमें क्या क्या चीजें पढ़ी हुई, तो कल्चरल चेंज चैप्टर 1 था हमारा, स्ट्रक्चरल चेंज, जिसमें हमने क्या सारी चीजें देखी कि कैसे कॉलोनियलिज्म की वजह से इंडियन स्ट्रक्चर या इंडियन सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंज होता है। लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने पढ़ा, अर्बनाइजेशन हमने पढ़ा। अब ये जो आपका चैप्टर है दैट इज अबाउट कल्चरल चेंज, की कल्चर किस तरह से चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन, या कल्चर में किस तरह के चेंजेस आए हैं कॉलोनियल टाइम पीरियड से एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्लियर है? सो देखो ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ हमने देखा मीनिंग ऑफ कल्चरल चेंज। कल्चरल चेंज का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी। 19th और 20th सेंचुरी में किस तरह के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स होते हैं, यानी कि सोसाइटी में रिफॉर्म लाने के लिए जो है चेंजेस होते हैं। सोशो कल्चरल चेंजेस इन इंडिया, इसमें हमने संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन, ये 4 प्रोसेसेस को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। बेसिकली ये जो आपका चैप्टर है इसका फोकस यही चारों चीजें हैं, दैट इज संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन। बट आपको सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स भी अच्छे से पता होनी चाहिए, बीच बीच में कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो वो भी हम साथ साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, मतलब पढ़ हमने लिया है ऑलरेडी, जस्ट हम एक रिकॉल, एक रिवीजन। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं मीनिंग क्या है कल्चरल चेंज का। तो देखो, स्ट्रक्चरल चेंज तो अच्छे से पढ़ ही लिया था। कल्चरल चेंज यानी कि आपके कल्चर में चेंजेस आ रहे हैं। कल्चर क्या होता है? वे ऑफ लाइफ। तो यानी कि कल्चरल चेंज क्या हो गया? वे ऑफ लाइफ में चेंज आना, आइडियाज में चेंज आना, नॉर्म्स में, बिलीव्स में, आपकी अपनी वैल्यूज में, आपकी अपनी स्टाइल ऑफ लाइफ में, आपके अपने डांस, ड्रामा, लिटरेचर, कल्चर, आर्ट, इन सारी चीजों में चेंजेस आना, दैट इज योर कल्चरल चेंजेस। Clear है? Now, cultural changes is a concept that denotes some internal external factors leading to change in the cultural patterns of society। मतलब कि जो cultural patterns हैं सोसाइटी के, जो एक पूरा पैटर्न है सोसाइटी का, उसमें इंटरनली एक्सटर्नली चेंज आना, दैट इज योर कल्चरल चेंज। इसमें कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीव्स, लाइफ स्टाइल, बिहेवियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें चेंज होती हैं। जो आपकी वे ऑफ लाइफ, नॉर्म्स, वैल्यूज, फैशंस एंड इवन बॉडी लैंग्वेज को भी चेंज कर देता है, वो कल्चरल चेंज होता है। इसी के सारे एग्जांपल्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लाइक संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन। ठीक है, ये सारी चीजें तो हम पढ़ेंगे साथ ही साथ में। अब जो बेसिकली ये पूरा चैप्टर है, इसमें क्या एक चीज पर फोकस किया गया है, सोशोलॉजिस्ट का टास्क क्या है कि किस तरीके का कल्चरल चेंज हुआ उसको समझना है, उस एक सारी चीज को पढ़ना है। कल्चरल चेंज बहुत समय से होते हुए आ रहे थे, ऐसा तो था नहीं कि एकदम से कल्चरल चेंजेस होने लग गए थे, बट बेसिकली फोकस किस एक चीज पर यहाँ पर रहा है सोशोलॉजिस्ट का, सो दैट इज ऑन सोशल स्ट्रक्चर एंड ऑन कल्चर। स्ट्रक्चरल चेंज आपने पढ़ लिया चैप्टर 1 में, यहाँ आप कल्चरल चेंजेस को पढ़ रहे हो, दोनों चीजें साथ में ही चलती हैं वैसे तो, बट हमने कोशिश करी कि सेपरेटली दोनों को अच्छे से समझ सके। तो सोशोलॉजिस्ट ने 2 चीजों पर फोकस किया, एक सोशल स्ट्रक्चर पर और दूसरा कल्चर पर। अब वो सोशल स्ट्रक्चर को कैसे समझते हैं? तो सोशल स्ट्रक्चर इज कंटिन्यूइंग अरेंजमेंट ऑफ पर्सन इन रिलेशनशिप डिफाइंड एंड कंट्रोल्ड बाय इंस्टीट्यूशंस। मतलब कि जितना जो भी पूरी सोसाइटी है उसमें जितने भी पीपल रह रहे हैं उन सभी के बीच में रिलेशनशिप है और वो कंटिन्यूसली उस रिलेशनशिप में अरेंज्ड हैं। ठीक है, और कंट्रोल्ड हो रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। इंस्टीट्यूशंस क्या है यहाँ पर? सोशल इंस्टीट्यूशंस। सो डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो पीपल के बीच में रिलेशनशिप्स है वो कंट्रोल्ड हो रही है, कंटिन्यूसली चल रही है। ये सारी चीजें क्या होती हैं? आपका सोशल स्ट्रक्चर। दैट मीन्स कंटिन्यूइंग अरेंजमेंट्स ऑफ पर्सन इन रिलेशनशिप डिफाइंड और कंट्रोल्ड बाय इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशंस है जो पीपल को ग्रुप में बांधे हुए हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप्स बनाए हुए हैं इस तरीके से।
व्हाट इज कल्चर? सोशली एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स और पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, जो सोसाइटी ने कुछ नॉर्म्स रखे हैं, कुछ पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर हैं, कुछ बिलीव्स हैं, वो सारी चीजें, यानी कि इन शॉर्ट वे ऑफ लाइफ, दैट इज कल्चर। अब ये दोनों ही जो है दीज आर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, यानी कि जो कॉलोनियल रूल चल रहा है सारा का सारा, उस कॉलोनियल रूल में जो पूरा कॉम्प्लेक्स मतलब उस कॉलोनियल रूल का एक जो रिजल्ट है दैट इज सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चर। इन दोनों में जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं हमको, और ये सारे चेंजेस किसकी वजह से होते हैं? सो कॉलोनियल रूल की वजह से। जैसे हमने देखा कि कॉलोनाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इंडिया में होता है, तो वैसे ही सोशल स्ट्रक्चर और कल्चर में चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉलोनियल रूल। अब किस तरह के चेंजेस आते हैं? तो देखो, सोशल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सो 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर्स और अर्ली 20th सेंचुरी के नेशनलिस्ट, ये जो है सोसाइटी में रिफॉर्म्स लेके आते हैं, सोशल स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स लेके आते हैं। कौन? 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर्स, अर्ली 20th सेंचुरी नेशनलिस्ट। कल्चर की अगर हम बात करें तो संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, इन सारी चीजों के थ्रू किस तरह के चेंजेस हमको हमारे इंडियन कल्चर में देखने को मिलते हैं, यही सारा कुछ आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। अगर आपने ये जो पूरी चार्ट है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया, इसको बहुत अच्छे से समझ लिया, तो चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सोशलॉजिस्ट सोशल स्ट्रक्चर और कल्चर को समझ रहे हैं, इन दोनों में चेंजेस आए हैं कॉलोनाइजेशन की वजह से। सोशल स्ट्रक्चर 19th और 20th सेंचुरी, कल्चर संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, और यही सारा कुछ आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। क्लियर है? अब एक एक करके जो है हम इन सारी चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स होती हैं 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में, किस तरह की मूवमेंट्स होती हैं, कौन कौन से मेजर टॉपिक्स होते हैं। तो आप देखो, जैसे सती सिस्टम है, सती प्रथा जो है उस समय में बहुत ज्यादा प्रिवलेंट होती थी कि ऑन द डेथ ऑफ दी हस्बैंड, जो वाइफ होगी उनको भी सती हो जाना है, उस आग में उन्हें भी जल जाना है, दैट इज सती प्रथा। चाइल्ड मैरिज की अगर हम बात करें तो छोटे छोटे बच्चों की जो है शादी करवा दी जाती थी कि जो है मतलब अगर शादी हो जाएगी तो वो बहुत ही जल्दी गृहस्थ जीवन में आ जाएंगे, और यही सारा कुछ जो है मतलब संसार का नियम है, कुछ इस तरीके से। विडो रीमैरिज को लेकर जो है इश्यूज उठाए जाते हैं कि जो विडो हो जाती है उनकी वापस से दोबारा शादी नहीं करवाई जाती है, और उनको जो है एक मतलब बहुत ही अलग सा आइसोलेटेड जीवन जो है, लाइफ जो है वो जीनी पड़ती है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें हमको जो है इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलती थी। विडो रीमैरिज करवाई किसने? रिफॉर्मर्स ने। सती प्रथा को खत्म किया किसने? रिफॉर्मर्स ने। चाइल्ड मैरिज खत्म करवाई किसने? रिफॉर्मर्स ने। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करे किसने? रिफॉर्मर्स ने। और किन की हम बात करें तो जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स होती हैं 19th और 20th सेंचुरी में। अब अगर हम इनके नेचर की बात करें कि किस तरह का नेचर होता था, किस तरह के आइडियाज होते थे, कैसे चेंजेस आए, तो 19th सेंचुरी एक मिक्स था। किस तरीके का मिक्स? मॉडर्न लिबरल आइडियाज ऑफ द वेस्ट एंड ट्रेडिशनल लिटरेचर। इंडियन सोसाइटी आपने देखी होगी, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी सोसाइटीज हैं उन सभी से बहुत ज्यादा डिफरेंट है बिकॉज ऑफ उसके अपने आइडियल्स, उसका अपना कल्चर, उसके अपने ट्रेडिशंस, उसके अपने कस्टम्स, उसके अपने बिलीव्स, उसके अपने रिचुअल्स, लाइफ स्टाइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो आपको इंडिया में देखने को मिलेगा वो आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। जो इंडिया का कल्चर होगा वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। मतलब इतनी यूनिक चीजें हैं यहाँ पर, और इतनी डाइवर्सिटी में भी क्या है? यूनिटी है। तो एक जो हमारा ट्रेडिशनल लिटरेचर है वो रिफॉर्मर्स ने नहीं छोड़ा, उसको उनने जो है पकड़ के रखा बिकॉज दैट इज द सोल ऑफ इंडियन सोसाइटी। मॉडर्न लिबरल आइडियाज ऑफ द वेस्ट। अब रिफॉर्मर्स को ये भी पता था कि जो वेस्टर्न सोसाइटीज हैं वहां पर लिबरल आइडियाज चल रहे हैं, मतलब वहां लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, राइट्स, ह्यूमन राइट्स, पीपल के राइट्स, ये सारी चीजों की बातें होती थी। तो उनने क्या किया? इन दोनों को मिक्स कर दिया, यानी कि वेस्ट के लिबरल आइडियाज और इक्वालिटी के आइडियाज और फ्रेटर्निटी के आइडियाज और राइट्स, ये सारी चीजों को एक तरफ रखा, और इंडिया के ट्रेडिशन, कस्टम, कल्चर को एक जगह रखा, दोनों को छोड़ा नहीं। और इन दोनों के साथ में उन्होंने देखा कि हम किस तरह से सोसाइटी में चेंजेस लेके आ सकते। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो उन्होंने सती प्रथा को खत्म करने के लिए हिंदू लिटरेचर, साथ ही साथ में वेस्ट के आइडियाज, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, इन सारी चीजों को लेकर सती प्रथा को खत्म करा। ठीक है, सो इस तरीके से मिक्स ऑफ आइडियाज हमको देखने को मिले। 20th सेंचुरी में रेशनलिज्म, मोनोथिज्म, इंडिविजुअलिज्म, इन आइडियाज को फोकस करके चेंजेस लेकर आए हैं। कैसे? रेशनलिज्म मतलब रीजन को यूज करना, साइंस को यूज करना, इमोशन, रिलीजन, इन सारी चीजों को थोड़ा साइड में रखो, बट रीजन पर बात करो, फैक्ट्स पर बात करो, साइंस क्या कहती है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के फिर हमें काम करना चाहिए। मोनोथिज्म, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही गॉड है और उसी गॉड को हमें मानना चाहिए। ठीक है। इंडिविजुअलिज्म, ग्रुप, ठीक है, ग्रुप इंपॉर्टेंट है लेकिन उस ग्रुप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल से मिलके ही तो ग्रुप बना है। कुछ इस तरह के आइडियाज के थ्रू जो है सोसाइटी में चेंजेस लाने की बात करते हैं सोशल रिफॉर्मर्स।
क्लियर है, आया ये भी समझ में यहाँ तक? आई होप कोई डाउट नहीं होगा जो भी हमने अभी जो है रिकॉल किया। नाउ सोशलॉजिस्ट सतीश सबरवाल, एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स और चेंजेस। अब अगर हम यहाँ पर सोशल एस्पेक्ट, सोशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो किस तरह से चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लें तो सतीश सबरवाल हैं जो बहुत अच्छे से बताते हैं कि कॉलोनियल इंडिया में जो भी सारा डेवलपमेंट हो रहा था उसके थ्रू सोसाइटी में चेंजेस कैसे आते हैं। तो वो बताते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स और चेंजेस, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड नेचर ऑफ आइडियाज। देखो क्या हो रहा है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि किस तरह से चेंजेस लाने की बात स्टार्ट होती है। चेंज एग्जैक्टली आया कैसे, सतीश सबरवाल ने बताया। तो उन्होंने बताया मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, उन्होंने कहा कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप होते हैं, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप होते हैं, लाइक फैक्स हो गया, टेलीफोन हो गया, और इस तरीके से जो है मतलब ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, रेलवेज, स्टीम शिप्स, ये सारी चीजें जैसे जैसे डेवलप होना स्टार्ट हुई तो आइडियाज भी एक जगह से दूसरी जगह गए। पीपल तो गए, पीपल का मूवमेंट तो हुआ ही वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर, लेकिन साथ ही साथ में आइडियाज भी मूव कर रहे थे कम्युनिकेशन के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंगाल के सोशल रिफॉर्मर हैं, वो गुजरात में जाके अपना जो है सोशल रिफॉर्म का मूवमेंट बता सकते हैं और वहां भी चेंजेस लेके आ सकते हैं। कोई जो है दिल्ली के हैं वो साउथ में जाके भी अपनी सारी चीजों को बता सकते हैं, मतलब नॉर्थ टू साउथ आप इजीली जा सकते हो। तो मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ आइडिया, मूवमेंट ऑफ पीपल and movement of आइडिया, इन सारी चीजों की, और ये सारी चीजें क्यों हो रही थी, कम्युनिकेशन डेवलप हो चुका था इसीलिए, ट्रांसपोर्ट डेवलप हो चुका था इसलिए, और इसके थ्रू क्या देखने को मिला, सोसाइटी में चेंज देखने को मिला। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, सो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेटअप हो रही थी। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेटअप होती हैं, जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस, कुछ इस तरीके से। इसके बाद में और भी डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन बनती है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, ये जो पीपल के राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो सोसाइटी में जो भी बुराइयां हैं, एविल्स हैं सोसाइटी को, उन्हें खत्म करने की बात करती है, उसमें सुधार लाने की बात करती हैं। नेचर ऑफ आइडियाज की अगर हम बात करें, सो आइडियाज जो है वो किस तरह के थे, तो उसमें मिक्स ऑफ ट्रेडिशन हमको देखने को मिलता है, उसमें मॉडर्न आइडियाज भी हमको देखने को मिलते हैं, उसमें ट्रेडिशनल लिटरेचर भी हमको देखने को मिलता है। तो कुछ इन सारी चीज़ों के एक मतलब बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जब साथ में मिल जाती हैं तब हमको जो है सोसाइटी में चेंजेस देखने को मिलते हैं, और कुछ इस तरह से सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चलाते हैं। कौन, हमारे रिफॉर्मर्स। अच्छा, मेन जो रिफॉर्मर्स हैं जिनको आपने पढ़ा कौन थे वो, सो लाइक आपने पढ़ा है किसके बारे में पढ़ा है, आपने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा, आपने ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ा, इसके बाद में आपने जो है मतलब सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ा, आपने जो है रमाबाई के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से ये जो डिफरेंट डिफरेंट रिफॉर्मर्स हैं यही तो चेंज लेके आ रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल ज्योतिबा फुले, उन्होंने फीमेल एजुकेशन की बात करी, राजा राम मोहन राय उन्होंने सती प्रथा को खत्म करने की बात करी, सर सैयद अहमद खान ने उन्होंने पर्दा, पॉलीगैमी, ये जो सिस्टम चलते थे इन सारी चीज़ों को खत्म करने की बात करी। तो 19th सेंचुरी का एक जो पूरा टाइम पीरियड था, ये एक टाइम पीरियड था क्वेश्चनिंग, रीइंटरप्रिटेशन एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का। यहाँ पर क्वेश्चनिंग भी चल रही थी, यहाँ पर रीइंटरप्रिटेशन भी हो रहा था, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी हो रही थी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई आइडिया आया, कोई आइडिया है या कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, तो क्यों है, ऐसा क्यों है, ये सारे आइडियाज़ क्यों बन रहे हैं, इसमें हम किस तरीके से चेंज लेके आ सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, क्वेश्चन करना, रीइंटरप्रेट करना। ऐसा है उस समय में ऐसा होता होगा, लेकिन आज के टाइम में हमको इस तरीके से इस चीज़ को जो है चलाना चाहिए, सोशल इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस लेके आना, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होना। ठीक है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होना, आइडियाज में ग्रोथ आना। अब इसको कैसे समझ सकते हो, जैसे वुमेन एजुकेशन की बात है, तो वुमेन एजुकेशन के लिए जैसे कुछ रिफॉर्मर्स ने कहा कि वुमेन एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन होनी चाहिए। ज्योतिबा फुले ने गर्ल्स के लिए एजुकेशन स्कूल खोला, वो बहुत बाद में हुआ। उसके पहले लेकिन क्या सारी चीज़ें कही जाती थी कि जो फीमेल्स, जो भी वुमेन जो है मतलब अच्छी अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं या अच्छी फैमिली से आती हैं, सिर्फ वही पढ़ सकती थी, या जो एंशियंट वुमेन थी सिर्फ वही पढ़ लिख सकती थी, उसके बाद में तो पढ़ाई लिखाई हुई नहीं। तो इस तरीके से फिर आइडिया आता है कि नहीं, फीमेल एजुकेशन होना चाहिए। सफरिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट की अगर हम बात करें, तो लोअर कास्ट जिसका हमेशा से जो है मतलब जिसके साथ में हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ आया है, कुछ कहते हैं कि जो है वो जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, उनको डेवलपमेंट की ज़रूरत है। किसी का मानना था कि नहीं, जो लोअर कास्ट है वो तो जस्ट कास्ट हायरार्की बनी हुई है, वैसा ही रहना चाहिए। हिंदुइज्म की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे कहना था कि जितने भी सोशल लेवल्स हैं वो सारे हिंदुइज्म से ही निकल के आए हैं, बट किसी ने कहा कि नहीं, यहाँ हिंदुइज्म को गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है, हिंदुइज्म का फायदा उठाया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से जो है इंटरप्रिटेशन, री इंटरप्रिटेशन का दौर चलता रहता है।
फिर हम बात करें सती प्रथा की या सती सिस्टम की, तो उसके लिए जो राजा राम मोहन रॉय हैं वो ब्रह्मो समाज बनाते हैं, ठीक है। अब वो क्या बोलते हैं कि ये सती प्रथा जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे और साथ ही साथ में हिंदू लिटरेचर या कस्टम्स ट्रेडिशंस के थ्रू ये गलत है, इसको खत्म करना चाहिए। वहीं धर्म सभा बनती है जो कि इसके मतलब ओपोनेंट्स होते हैं, जो नहीं चाहते कि सती सिस्टम जो है एंड हो, वो बोलते हैं कि नहीं ये हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है तो इसको हमें नहीं खत्म करना है। तो क्या हो रहा है कि काउंटर मूवमेंट आ रही है। पॉलीगैमी पर्दा सिस्टम, इसे खत्म करने के लिए ढेर सारी मूवमेंट्स होती है। तो इस तरह से ढेर सारी मूवमेंट्स चलती हैं रिफॉर्म करने के लिए। ये जो आपका पूरा टाइम पीरियड है ये है 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी का, कि किस तरह से सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए सोसाइटी के स्ट्रक्चर में या सोशल स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ कॉलोनियल टाइम पीरियड, तो हम किस तरह से उसको रिफॉर्म करते हैं, कैसे इन सारे एविल्स को, सोशल एविल्स को खत्म करते हैं। ये हो गया आपके इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। अब जो सेकेंड पार्ट है कि कल्चर को लेके, कि कल्चर में किस तरह से चेंजेस आते हैं, और तो उसमें हमने संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन को अब पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो उस पर आ जाते हैं। So the socio-cultural changes in India, स्टार्ट करेंगे संस्कृताइजेशन, then वेस्टर्नाइजेशन, then मॉडर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन। मॉडर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, इन दोनों के बीच में एक लिंकअप है, उस लिंकअप को भी साथ ही साथ में समझेंगे। अच्छा देखो, संस्कृताइजेशन जो है वो बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो कॉलोनियल टाइम्स के भी पहले से ही शायद चल रही थी संस्कृताइजेशन का प्रोसेस। वेस्टर्नाइजेशन कॉलोनाइजेशन के साथ में आता है और मॉडर्नाइजेशन भी उसी के साथ में आता है। सेक्युलराइजेशन बहुत बाद का कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीजें कैसे रिलेटेड हैं, इनको एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे। ओके, स्टार्ट करेंगे संस्कृताइजेशन के साथ में। देखिए, अब लैंग्वेज हो, लिटरेचर हो, लाइफ स्टाइल हो, आर्ट हो, म्यूजिक हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर एक फील्ड में संस्कृताइजेशन का इंपैक्ट देखने को मिलता है। मतलब कि इसका जो स्कोप है वो बहुत ही ज्यादा वाइड स्कोप है। कैसे स्कोप है? वाइड स्कोप है। यानी कि जो भी पर्सन संस्कृताइजेशन प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहा है, जो भी फॉलो कर रहा है इन सारी चीजों को, वो उसके लिटरेचर को, लैंग्वेज को, डांस, ड्रामा, लाइफ स्टाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा हर एक चीज को अडॉप्ट फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। सेकेंडली, takes place in various and religious groups outside Hinduism, मतलब डिफरेंट सेक्ट्स में, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स में भी हमको जो है संस्कृताइजेशन प्रोसेस देखने को मिलता है। पहले सिर्फ एक ही आर्गुमेंट दिया जाता था कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म के अंदर ही संस्कृताइजेशन का प्रोसेस जो है वो प्रिवेल करता है और चलता है, बट एम.एन. श्रीनिवास ने जो है बाद में अपने व्यू पॉइंट्स दिए कि आउटसाइड हिंदुइज्म डिफरेंट सेक्ट्स में, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स में भी संस्कृताइजेशन प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। थर्ड, डीसंस्कृताइजेशन, जहां संस्कृताइजेशन का प्रोसेस क्या कहता है कि आप लो कास्ट से हाई कास्ट को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो। डीसंस्कृताइजेशन इस प्रोसेस का बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि जहां पर हाई कास्ट जो है वो लो कास्ट को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब ये एक चीज क्यों होती है? ऐसा इसलिए होता है जहां पर आपको दिख रहा है कि हाई कास्ट जो है वो मेजॉरिटी में है, अपर कास्ट जो है वो ज्यादा है, उनका स्टेटस बहुत अच्छा है, लो कास्ट जो है उनका स्टेटस, उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। जब ऐसी चीजें हमको देखने को मिलती हैं तब संस्कृताइजेशन प्रोसेस होता है, तब लोअर कास्ट हाई कास्ट को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जहां पर लोअर कास्ट डोमिनेशन में होती है, लोअर कास्ट जो है मतलब मेजॉरिटी में है, डोमिनेशन में है, तो लोअर कास्ट हायर कास्ट को जो है फोर्स करती है कि आप हमारे जैसे ही रिचुअल्स फॉलो करोगे, हमारे जैसे ही कस्टम्स को फॉलो करोगे। सो अल्टीमेटली एक डीसंस्कृताइजेशन का प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। देन है रीजनल वेरिएशन। सो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरह से जो है हमको संस्कृताइजेशन प्रोसेस देखने को मिलता है। मतलब प्रोसेस यही है, बट आप कौन सी चीजों को अडॉप्ट कर रहे हो। साथ ही साथ में संस्कृताइजेशन के लिए आपको फाइनेंशियली बेटर ऑफ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियली बेटर ऑफ मतलब कि संस्कृताइजेशन प्रोसेस को वही पीपल जो है, मतलब वही लोग फॉलो कर सकते हैं जो फाइनेंशियली बेटर ऑफ होंगे, क्योंकि जो हाई कास्ट के कस्टम्स होंगे, रिचुअल्स होंगे, उसके लिए आपको अच्छी खासी वेल्थ चाहिए, आपको मनी चाहिए। और अगर आप फाइनेंशियली बेटर ऑफ नहीं हो तो आप उनके कस्टम्स ट्रेडिशंस को फॉलो ही नहीं कर सकते, उन्हें फॉलो ही नहीं कर सकते, तो संस्कृताइजेशन प्रोसेस जो है वो होगा ही नहीं। तो इसलिए आपको फाइनेंशियली बेटर ऑफ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देन नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म्स ऑफ संस्कृताइजेशन। अब संस्कृताइजेशन प्रोसेस क्या है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, इसके क्या इंपैक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है। जनरली ये जो प्रोसेस है हमें वैसे तो डिफरेंट कंट्रीज में भी देखने को मिलेगा, आपको रीजनल वेरिएशंस भी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि संस्कृताइजेशन सिर्फ इंडिया में ही फॉलो किया जाता है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आपको, मतलब जब भी आप किसी सोसाइटी को स्टडी करेंगे आपको लगेगा कि यहाँ पर जो है एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो जो वहाँ पर ऑप्रेस्ड सेक्शंस होंगे या जो डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शंस होंगे वो बहुत बार जो मतलब
डोमिनेटेड सेक्शंस हैं उनके आइडियाज़ को, उनकी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो उनकी तरह ही बन सके। क्लियर है? आपने ऐसी ढेर सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे कोई होते हैं ऐसे कुछ लोग होते हैं जो विलेज सोसाइटी से अगर आए हैं, मतलब पीपल जो विलेज सोसाइटी से माइग्रेट करके मान लो अर्बन सोसाइटी में रहने आए हैं, अब उनकी लाइफ स्टाइल तो बिल्कुल रूरल लाइफ की तरह, मतलब जो रूरल लाइफ होती थी वो उनने देखी हुई है, लेकिन अर्बन लाइफ को अडॉप्ट करना वो स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम संस्कृताइजेशन नहीं कहेंगे, लेकिन जब लो कास्ट या ट्राइब जो है हाई कास्ट या ट्राइब को फॉलो करेगी, दैट इज योर संस्कृताइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, अब आपने इसके इम्पैक्ट देख लिया कि इसके जो है डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट्स होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब इसके क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें, देखो सॉरी, इसमें आपने दो कंसेप्ट पढ़े हुए हैं। एक आपने पढ़ा है संस्कृताइजेशन जो कि M.N. श्रीनिवास का है। तो M.N. श्रीनिवास कैसे बताते हैं कि जो अपर कास्ट होती है उनको फॉलो करने लग जाते हैं, ये सारा कुछ प्रोसेस हमने रीड किया। कुमुद पावरडे का भी आपने एक पढ़ा हुआ है कि संस्कृताइजेशन जो है वो किस तरह से जेंडर में भी होता है, मतलब जेंडर इन द सेंस कि कुमुद पावरडे जो कि मतलब पढ़ना लिखना चाहती थी, जिनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पढ़ाई लिखाई को लेके, पढ़ना लिखना चाहती हैं, लेकिन उनको बहुत सारी जगह पर जो है मतलब बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज शी इज़ अ वुमेन। और दूसरी चीज़ जो है, और भी सारी क्राइटेरियाज यहाँ पर कंसिडर किए जाते थे कि उनको पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है, और कास्ट भी डायमेंशन उसमें था। तो फिर वो बोलती हैं कि आप जो मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि ना ही आप कोई चीज़ लेकर आए हो ना ही आप कोई चीज़ लेकर जाओगे, तो वो बोलती हैं लेकिन जब आपका बर्थ होता है तो आपको एक कास्ट मिलती है, और जब आपकी डेथ होती है तो वो कास्ट आपके साथ में ही जाती है। कुछ इस तरह का स्टेटमेंट हमने कुमुद पावरडे का पढ़ा हुआ है। जस्ट मैंने आपको ये सारी चीज़ें रिकॉल करवा दी हैं। अब क्रिटिसिज्म्स की हम बात करें कि क्या क्या क्रिटिसिज्म जो है हमने संस्कृताइजेशन के देखे हैं। सबसे पहले, नो स्ट्रक्चरल चेंज, ओनली पोजिशनल चेंज। देखो, कास्ट सिस्टम क्या होता है, सेगमेंटल भी होता है, हायरार्कियल भी होता है। कास्ट कैसा होता है, इसमें सेगमेंट्स भी होते हैं और इसमें हायरार्की भी होती है। सेगमेंट्स का मतलब ये कि हर एक कास्ट जो है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें ये कंपार्टमेंट है तो कोई कास्ट यहाँ प्लेस्ड होगी, कोई यहाँ पर प्लेस्ड होगी, कोई यहाँ पर प्लेस्ड होगी, सब अपने अपने कंपार्टमेंट्स में हैं। हायरार्की इन द सेंस कि कोई टॉप पर है कोई बॉटम पर है, तो हायरार्की भी है और सेगमेंट्स भी हैं। अब जस्ट सपोज कोई लोअर कास्ट का ये ए पर्सन है, ये अपर कास्ट का बी पर्सन है, ये पर्सन इसके आइडियाज को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा, तो सिर्फ और सिर्फ इसका स्ट्रक्चर मतलब पोजीशन में चेंज होगा। पोजीशन में चेंज कैसा कि ये अभी लो कास्ट का है, ये उनके आइडियाज बिलीव्स को फॉलो करने लगेगा तो लोग इसको थोड़ी रिस्पेक्ट देने लगेंगे, और जो है मतलब इसकी सोसाइटी में जो पोजीशन है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, पोजीशन अच्छी हो रही है। लेकिन स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आ रहा। स्ट्रक्चर में चेंज का मतलब ये ए जो पर्सन है ये यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कास्ट में उसकी कास्ट में चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कहां चेंज आ रहा है, उसकी पोजीशन में, उसकी सोशल पोजीशन में। क्लियर है? देन नेक्स्ट, सेकंड, एक्सेप्ट्स अपर कास्ट एज सुपीरियर। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, लो कास्ट अपर कास्ट को फॉलो कर रही है, या लोअर ट्राइब जो है वो अपर ट्राइब को या हाई ट्राइब हाई कास्ट को फॉलो करना स्टार्ट करिए। तो मतलब कि हम ऑलरेडी इस चीज में बिलीव कर रहे हैं कि जो अपर कास्ट है या जो हाई कास्ट है वो सुपीरियर है और जो लोअर कास्ट है वो इन्फीरियर है। क्यों? क्योंकि हम जो है सुपीरियर कास्ट या हम हायर कास्ट को फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक चीज क्या दिखाती है, इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन। मतलब कि जो संस्कृताइजेशन का प्रोसेस है वो इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन के प्रोसेस को जस्टिफाई कर रहा है। क्लियर है? दलित कल्चर एंड सोसाइटी गेटिंग इरोडेड। अब जब सभी, मान लो ऐसा कोई दिन आ जाए कि जितने भी लोअर कास्ट के पीपल हैं उनमें से अराउंड 80% मान के चलते हैं कि उनमें से जो 80% हैं वो सभी हाई कास्ट को फॉलो करना स्टार्ट कर दें, तो इस तरीके से जो दलित का अपना इंडिजिनस कल्चर है, जो अपनी सोसाइटी है, वो तो धीरे धीरे इरोड होने लग जाएगी। इरोड इन द सेंस एंड होने लग जाएगी, खत्म होने लग जाएगी। प्रैक्टिसिंग डिस्क्रिमिनेशन। आप यहाँ पर जब ऑलरेडी मतलब एक तरीके से आप अपर कास्ट को फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हो और आप अपनी कास्ट को अच्छा नहीं मान रहे हो कि मुझे उनके जैसा बनना है, मुझे उनको फॉलो करना है ताकि मेरी पोजीशन में चेंज आ जाए, सो अल्टीमेटली आप डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो कर रहे हो। क्लियर है? आए यहाँ तक समझ में? आई होप इतने में तो कोई डाउट नहीं होगा। जो भी हमने देखा कि इम्पैक्ट जो क्रिटिसिज्म्स हैं संस्कृताइजेशन के वो कितने क्या क्या हैं, तो सबसे पहले कहा कि सिर्फ पोजीशन में चेंज है, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। आप अपर कास्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो कि वो सुपीरियर है, मतलब आप इनइक्वालिटी एक्सक्लूजन को जस्टिफाई कर रहे हो, आप डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस कर रहे हो।
दलित कल्चर और सोसाइटी जो है वो धीरे धीरे इरोड होती जा रही है, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, खत्म होती चली जा रही है। बट अल्टीमेटली आप एक कंक्लूजन अगर हम संस्कृताइजेशन का करें, सो ये संस्कृताइजेशन का प्रोसेस अडॉप्ट या ये प्रोसेस एग्जिस्टेंस में ही इसीलिए आया है क्योंकि ऑलरेडी आपने जो है लो कास्ट के साथ में, लो ट्राइब के साथ में इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, इतना ज्यादा इनइक्वालिटी जैसा ट्रीटमेंट किया है कि उनको ऐसा लगता है कि मैं इन्हें फॉलो कर लूंगा तो शायद उतनी इनइक्वालिटी, उतना डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ में नहीं होगा। बट इन इटसेल्फ जो संस्कृताइजेशन का प्रोसेस है वो इनइक्वालिटी, एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन को शो करता है, उसको इंडिकेट करता है। क्लियर है, आए यहां तक समझ में? तो इस तरीके से आप कंक्लूजन कर सकते हो कि मैरिज डीमैरिज दोनों ही है। अब एक तरफ ये प्रोसेस एग्जिस्टेंस में क्यों आया, तो इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा इनइक्वालिटी, एक्सक्लूजन चल रहा था और बाद में ये प्रोसेस के थ्रू भी यही सारी चीजें जो है इनकलकेट हो रही हैं सोसाइटी के अंदर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं होगा? आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्नाइजेशन। अब देखो वेस्टर्नाइजेशन नाम से क्या सजेस्ट कर रहा है, जहां आप वेस्ट को फॉलो कर रहे हो। किसको फॉलो कर रहे हो? वेस्ट को, यानी कि वेस्टर्न सोसाइटी को, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, आप उसको फॉलो करने स्टार्ट करें। अब देखो इसे भी एम एन श्रीनिवास ने डिफाइन किया। वो क्या बोलते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन एज द चेंज ब्रॉट अबाउट इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर 150 years of British rule, the term subsuming changes occurring at different levels, technology, institutions, ideology and values। जनरली एम एन श्रीनिवास ने ये बोला कि ब्रिटिश का रूल इंडिया में चल रहा था, ठीक है। बहुत बार मैंने आपको बताया कि मतलब आपको भी पता है कि इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रही और बहुत सालों तक रही, ठीक है। तो वो ये बोलते हैं कि ये जो 150 इयर्स का रूल था, लास्ट वाला जो 150 इयर्स का रूल था, इस पूरे टाइम पीरियड में जितना भी चेंज आया है इंडियन सोसाइटी में, उसके कल्चर में, इसे हम वेस्टर्नाइजेशन बोलते हैं। इस टर्म के अंदर हर तरह का चेंज, डिफरेंट लेवल्स पे चेंज, यानी कि टेक्नोलॉजी में चेंज, इंस्टीट्यूशंस में चेंज, आइडियोलॉजी में चेंज, वैल्यूज में चेंज, तो हर एक तरह का चेंज जो है हमको देखने को मिलता है। दैट इज व्हाट वेस्टर्नाइजेशन। नाउ इन इंडिया इट इज ऑफन आइडेंटिफाइड विद कॉपिंग द वेज ऑफ ब्रिटिश, बट इन रीसेंट टाइम्स देयर इज इंक्रीजिंग अमेरिकनाइजेशन ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। इसको दो टर्म से जो है समझा जा सकता है, एक तो ब्रिटिश के वेज ऑफ लाइफ और दूसरा अमेरिकन वेज। पहले के समय में जो वेस्टर्नाइजेशन है उसे ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ से समझा जाता था, मतलब आप ब्रिटिशर्स के लाइफ स्टाइल को फॉलो करना स्टार्ट करे हो। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में वेस्टर्नाइजेशन का अमेरिकनाइजेशन हो गया। अमेरिकनाइजेशन का मतलब क्या कि वेस्ट में अब हम जो है अमेरिका को भी फॉलो करते हैं, उसके आइडियाज को, उसके बिलीव्स को, उसकी लाइफ स्टाइल को। वो उनका राइटिंग स्पीच हो, उनका एसेंट हो, किस तरह से वो बोलते हैं, किस तरह से वो बात करते हैं, सारी चीजों को वर्ल्ड भी फॉलो करता है और इंडिया भी फॉलो करता है। दैट इज व्हाट कॉल्ड वेस्टर्नाइजेशन। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट भी आ गया समझ में? अब देखो नाउ द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। अब अगर हम देखेंगे वेस्टर्नाइजेशन का एक इम्पैक्ट क्या रहा इंडिया में, तो जैसे हमने इसमें एक एग्जांपल देखा था वेस्टर्नाइजेशन में कि जो आपका अटैक हुआ था अमेरिका में, उसको हम किस तरह से देखते हैं, तो वो पहले मंथ लेते हैं, फिर वो उसके बाद में डेट लेते हैं। इंडिया में हम 9/11 बोलते हैं, यानी कि हम पहले क्या लेते हैं, हम पहले डेट लेते हैं, फिर उसके बाद में मंथ को कंसिडर करते हैं। तो कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स हमने उसमें पढ़े हुए थे। अब वेस्टर्नाइजेशन के इम्पैक्ट की अगर हम बात करें कि इंडिया में किस तरीके का इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है, तो सबसे पहला इम्पैक्ट देखने को मिलता है मिडिल क्लास होम्स में। कैसा इंपैक्ट? जैसे टीवी का आना, फ्रिज का आना, सोफा सेट का आना, डाइनिंग टेबल का आना, खाना आप खा रहे हो, फोक्स को यूज कर रहे हो, आप स्पून्स को यूज कर रहे हो, कुछ इस तरह के चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। सो ये सारी चीजें किसको दिखाती हैं? वेस्टर्नाइजेशन को, क्योंकि पहले ये सब कुछ हमारे यहाँ पर नहीं हुआ करता था। अगर हम एक फूड मतलब फूड हैबिट्स को ही एग्जाम्पल में लें तो हमारे यहाँ पर जो खाना खाया जाता है तो वो जमीन पर बैठ के खाना खाया जाता है और फिर उसके बाद में जो है हाथ से खाना खाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो एक वेस्टर्नाइजेशन है उसमें किस तरीके से आप स्पून को यूज कर रहे हो, फोक को यूज कर रहे हो, नाइफ यूज कर रहे हो, इन सारी चीजों को यूज करके जो है आप फूड कंज्यूम कर रहे हो। तो इस तरीके से वेस्टर्नाइजेशन हमको सबसे पहले देखने को मिला मिडिल क्लास होम्स में। सेकंड, इंडियंस आर्ट एंड लिटरेचर। आर्ट और लिटरेचर जो है उसमें भी हमको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले। इसमें हमने ढेर सारे मतलब ऐसे राइटर्स देखे, ऐसे थिंकर्स देखे जिनकी राइटिंग्स में हमको जो है वेस्टर्नाइजेशन का एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। थर्डली, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन जनरेशन। वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हमको जनरेशंस में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिला। जैसे फॉर एग्जांपल एक ओल्ड और न्यू जनरेशन का अगर हम एग्जांपल लें तो
जो ओल्ड जनरेशन होती है, ठीक है, जो ओल्ड जनरेशन होती है उनकी लाइकिंग्स बहुत डिफरेंट होती है, जो आज की न्यू जनरेशन है उसकी लाइकिंग्स बहुत डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ओल्ड जनरेशन को क्या सारी चीज़ें पसंद होती है, अगर हम एक पहनावे की बात करें तो उन्हें मतलब बहुत डिसेंट कपड़े होने चाहिए, जो फीमेल्स होंगी वो या तो सूट पहने या तो फिर वो जो है साड़ी पहन के रहें, एंड जो मेल्स होंगे वो या तो कुर्ता वगैरह पहने, या मतलब पूरा आपकी जो बॉडी होनी, इंडिया की अगर हम बात करें, ठीक है, इंडिया में आपकी जो बॉडी होनी चाहिए वो कवर्ड अप होनी चाहिए अच्छे से, जो बाल होने चाहिए लड़कियों के जो हेयर्स होने चाहिए वो अच्छे लॉन्ग होने चाहिए। इसके साथ में और भी क्या सारी चीज़ें, जैसे अगर हम उनकी लाइकिंग से बात करें म्यूजिक वगैरह में, तो उनको जो है पुराने जो गाने होते थे जिसमें बहुत ही अच्छे सा मेलोडी टाइप सारे इस तरीके के पसंद है, डांस उन्हें नॉर्मल फॉर्म पसंद है। अब वहीं न्यू जनरेशन की बात करें तो पॉप म्यूजिक होगी, जैज डांस हो गया, मतलब इस तरीके से डिफरेंट बहुत ही वेस्टर्न कंसेप्ट्स हैं। क्लोथ्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल जीन्स को आप वियर कर रहे हो, आप टॉप्स वियर कर रहे हो, आप स्कर्ट्स वियर कर रहे हो, जो मेन है वो जो है मतलब निकर्स वगैरह एंड देन उसके बाद में लोफर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं कि किस तरह से जनरेशंस जो हैं उनकी लाइकिंग्स बहुत ही डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जो ओल्ड जनरेशन है उन्हें सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, न्यू जनरेशन सुबह उठ के मोबाइल चलाना अच्छा लगता है। तो इस तरीके से दोनों जनरेशंस के बीच में जो है एक कन्फ्लिक्ट भी हमको देखने को मिला है बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। सो प्रॉज एंड कॉन्स दोनों ही हैं इसके। नेक्स्ट पहले के समय में अब आ जाए मॉडर्नाइजेशन के कंसेप्ट पर। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर वेस्टर्नाइजेशन कि वेस्टर्नाइजेशन एग्जैक्टली क्या होता है, एंड इसके बाद में वेस्टर्नाइजेशन का इंडिया में हमको क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बहुत शॉर्ट में हम चल रहे हैं, ठीक है, डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं। बार बार मैंने आपको बोला अगर मान लो आपको इसमें से किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आपको कंप्लीट जो हमने रिवीजन किया हुआ है वो भी आप देख सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि मुझे सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर का, मुझे बस यही नहीं समझ में आया है, तो जो हम टॉपिक वाइज डिस्कशन करते हैं हर एक टॉपिक का चैप्टर में से, आप उसमें भी हर एक चीज़ को समझ सकते हो। यहाँ जस्ट रिकॉल करना है कंसेप्ट को। अब मॉडर्नाइजेशन की अगर हम बात करें तो पहले के टाइम में मॉडर्नाइजेशन का एक क्या मीनिंग है, मतलब पहले तो मीनिंग समझेंगे मॉडर्नाइजेशन का। वेस्टर्नाइजेशन संस्कृताइजेशन यहाँ खत्म हो गया। मॉडर्नाइजेशन अगर पहले के टाइम में हम देखें तो मॉडर्नाइजेशन से क्या एक मतलब होता था, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस। टेक्नोलॉजी में और प्रोडक्शन प्रोसेसेस में इम्प्रूवमेंट करना, मतलब कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्निक यूज़ करते हो, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है, इन सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लेके आना। बट प्रेजेंट टाइम्स की अगर हम बात करें तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स पाथ ऑफ डेवलपमेंट दैट मच ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज़ टेकन। पूरा वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर एक जो डेवलपमेंट का पाथ है, ये लोग किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर आप उस पाथ को फॉलो कर रहे हो तो मतलब कि आप क्या हो रहे हो, आप मॉडर्नाइज हो रहे हो। तो जनरली जो वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज हैं और जो नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज हैं, तो ये क्या करती हैं, जिस तरीके का इन्होंने पाथ ऑफ डेवलपमेंट अडॉप्ट किया है उसे वो मॉडर्नाइजेशन बोलती हैं। और जो भी इस पाथ को फॉलो कर रहा है तो वो भी मतलब मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्लियर है, दिस इज बेसिकली मॉडर्नाइजेशन, मतलब कि डेवलपमेंट करना, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट लेके आना, प्रोडक्शन प्रोसेस में इंप्रूवमेंट लेके आना, टूल्स टेक्निक्स इन सारी चीज़ों को यूज़ करना। एग्जैक्टली अगर मॉडर्नाइजेशन को समझो तो मॉडर्नाइजेशन कैसा है, क्या चीज़ मॉडर्न होती है। जैसे हम बोल रहे हैं आप बहुत मॉडर्न होते जा रहे हो, तो आप मॉडर्न हो रहे हो मतलब क्या, आप पहले क्या थे अब आप क्या हो रहे हो, दैट इज ठीक है। उस एक चीज़ को अगर हम समझें तो देखो, जो लोकल टाइज हैं, नैरो थिंकिंग है, उसको यूनिवर्सल वैल्यूज और कमिटमेंट्स में चेंज करना। यहाँ हम समझेंगे कि जनरल आइडियाज क्या होते हैं और यहाँ हम समझेंगे कि मॉडर्न आइडियाज क्या होते हैं। ठीक है, सो ध्यान से आपको देखना है। जो लोकल टाइज हैं, मतलब कि छोटे छोटे लेवल पे जो है गैदरिंग्स बनी हुई हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, उन सारी चीज़ों को खत्म करके आप यूनिवर्सल लेवल पर सारी चीज़ों को एडॉप्ट करो। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर से जनरल की तरफ मूव करना, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ मूव करना। ठीक है। सेकंड, इमोशंस एंड रिलीजन, रेशनैलिटी एंड साइंस। हमारे इमोशंस, हमारा जो रिलीजन है, दैट इज ओके, मतलब वो चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा आप अपने पर्सनल स्फीयर में रख के, साइड में रख के, रेशनैलिटी और साइंस की तरफ बढ़ो। मतलब कि आप रीजन क्या होता है, फैक्ट्स क्या कहते हैं, साइंस क्या कहती है, इन सारी चीजों पर फोकस करो। अंधविश्वास मत करो, सुपरस्टिशंस में मत जियो। ग्रुप की बजाय इंडिविजुअल पर फोकस करना। ग्रुप इज ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्लास 11th में इमाइल डरकीम को पढ़ा हुआ है। इमाइल डरकीम क्या बोलते हैं कि जो सोसाइटी होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन एन इंडिविजुअल। लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो ये कहता है कि ये सोसाइटी जो है किससे मिलके बनी है, इंडिविजुअल से मिलके बनी है। तो इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी की यूनिट है और उसे
उसको इंपॉर्टेंस देना जो है मॉडर्नाइजेशन के अंदर दिया जाता है। मतलब मॉडर्नाइजेशन में इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उसे इंपॉर्टेंस देना हमारा काम है, ना कि ग्रुप को। तो ये हमारी प्रायोरिटीज हैं मॉडर्नाइजेशन के अंदर। देन नेक्स्ट इसी में आगे, ठीक है, ऑक्यूपेशंस बाय बर्थ, ऑक्यूपेशन बाय चॉइस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम है या रेसी सिस्टम की अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो जो आपकी ऑक्यूपेशन होगी वो बाय बर्थ होती है। एक तो ऑक्यूपेशन हेरिडिटरी भी होती है कि जो पेरेंट्स करते आ रहे हैं आपको वही करते हुए चलना है। दूसरा बाय बर्थ, आपने किस कास्ट में जन्म लिया, आपकी क्या रेस है, उस अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे। क्लियर है। लेकिन मॉडर्न वर्ड्स के आइडियाज क्या बोलते हैं कि आपकी ऑक्यूपेशन बाय चॉइस होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट किस एक चीज में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, उसको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या बनेंगे, वो टीचर बनेंगे। ठीक है, जिसको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है वो टीचर बनना चाहिए, ये ऑक्यूपेशन होगी बाय चॉइस। लेकिन जिस पर्सन को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, जस्ट सपोज वो लोअर कास्ट में उनका बर्थ हुआ है, ठीक है, उनका बर्थ क्या हुआ है, लोअर कास्ट में हुआ। अब आप वो चतुर्वर्ण सिस्टम को रिकॉल करिए जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हमने पढ़ा था। तो वो पूरा एक मतलब उस टाइम पे तो सिस्टम ये था कि आप जिस आपका जो इंटरेस्ट एरिया होगा उस अकॉर्डिंग आपकी कास्ट होने वाली है। टाइम के साथ में क्या हुआ, कास्ट के जो डायमेंशंस थे, जो डिस्टिंक्शंस थे, उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो तो आप टीचर नहीं बन सकते, आपको सर्विस ग्रुप में रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो कास्ट है, वो जो ऑक्यूपेशन है वो बाय बर्थ होती थी, उसको खत्म करके ऑक्यूपेशन बाय चॉइस मॉडर्न आइडियाज कहते हैं। फेट एंड डेस्टिनी से ज्यादा ओन एफर्ट्स एंड हार्डवर्क पर बिलीव करते हैं। फेट एंड डेस्टिनी मतलब कि हमारी किस्मत में ये लिखा है तो हमारे साथ में यही होगा। मतलब आप एग्जाम्स के लिए पढ़ो मत और ये सोचो कि हमारी किस्मत में लिखा है हम एग्जाम पास हो जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। इस चीज पे जो है ज्यादा बिलीव ना करते हुए आपको अपने एफर्ट्स और हार्डवर्क पे बिलीव करना चाहिए। वहीं कोई दूसरा स्टूडेंट है जो ये बोलता है कि हो सकता है कि मैंने साल भर नहीं पढ़ा तो मैं फेल हो सकता हूं, तो मैं क्यों ना बहुत अच्छे से एग्जाम टाइम में अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लूं और बहुत सारा हार्डवर्क करूं तो मैं पास हो जाऊंगा। तो वो ये बोलते हैं कि हमें एफर्ट्स और हार्डवर्क पर फोकस करना चाहिए। आइडेंटिटी बाय कास्ट, आइडेंटिटी बाय वर्क एंड अचीवमेंट। पहले के टाइम में या अगर हम इंडिया की बात करें तो आपकी आइडेंटिटी आपकी कास्ट से होती है। आप जिस कास्ट से बिलोंग करते होगे वो आपकी आइडेंटिटी भी बनाता है, कल्चरल आइडेंटिटी भी होती है। लेकिन मॉडर्न आइडियाज क्या बोलते हैं कि आप क्या काम करते हो, आपने अभी तक क्या सारा अचीवमेंट किया है, उसके थ्रू आपकी आइडेंटिटी बनने वाली है। तो कुछ इस तरीके से जो मॉडर्न आइडियाज हैं वो मतलब ये सारे होते हैं। अब अगर हम देखें मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया क्या है, तो देखो इंडिया में मॉडर्नाइजेशन का इम्पैक्ट हमको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही सेंस में देखने को मिलता है। अब जैसे हम देखें इंडिया में जो ऑक्यूपेशन होती है दैट इज बाय बर्थ। मॉडर्नाइजेशन क्या कहता है कि ऑक्यूपेशन कैसी होनी चाहिए, बाय चॉइस होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो बाय चॉइस है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कैवेंजर की जो जॉब होती है दैट इज नॉट बाय चॉइस, दैट इज बाय बर्थ। तो इस तरीके से इंडिया में इस चीज का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। मैरिज हमारे यहाँ आज भी एंडोगेमस है। जैसे मॉडर्न आइडियाज क्या कहते हैं कि आपकी मैरिज बाय चॉइस होनी चाहिए, मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। बट इन इंडिया मैरिज आज भी मतलब इट इज लाइक कि 7 जन्मों का बंधन एंड ऑल, एंड ये आज भी एंडोगेमस है, दैट इज मैरिज विद इन ग्रुप। यानी कि जो कास्ट डायमेंशंस हैं या जो कास्ट सिस्टम है वो इंडिया से खत्म नहीं हुआ। आप कितने भी साइंटिफिक हो जाओ, आप कितने भी रीजन मतलब आपके अंदर आ जाए, आप कितना भी हार्ड वर्क अचीवमेंट पर बिलीव करने लग जाओ, बट स्टिल कास्ट सिस्टम इज मतलब कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट इन इंडिया। क्लियर है। देन रिलीजन, रिलीजन आज भी हमारी लाइफ्स को डोमिनेट करता है। आज भी रिलीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन रिलीजन को लेके जो है मतलब दंगा फसाद तक हो जाता है, कम्युनल वायलेंस तक होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आज भी इंडिया में प्रेजेंट हैं। एंड स्टिल अगर एज अ होल इन सारी चीज़ों को हम देखें तो इंडिया में 2 चीज़ें हैं। एक तो साइंटिफिक ट्रेडिशन, मतलब जो हमारा ट्रेडिशन है वो सालों साल से चला हुआ आ रहा है, वो आज भी प्रेजेंट है। बट हमने उस ट्रेडिशन में थोड़ा सा साइंस को ऐड कर लिया है, थोड़ा सा थिंकिंग जो है, न्यू आइडियाज, इन सारी चीज़ों को इमर्ज कर लिया है। याद करिए क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है डीपी मुखर्जी का लिविंग ट्रेडिशन का कंसेप्ट, जिसमें वो क्या बोलते हैं कि एक ट्रेडिशन कैसा होना चाहिए जिसके लिंक्स पास्ट से भी हों, जो प्रेजेंट में भी
जो है मतलब इवॉल्व हो रहा, जो प्रेजेंट में भी अडेप्ट होता हो और जो फ्यूचर के साथ में भी इवॉल्व हो रहा हो। तो एक ट्रेडिशन इस तरीके का होना चाहिए। तो इंडिया का ट्रेडिशन कुछ ऐसा ही है, हमने उसमें साइंस को ऐड कर लिया, साथ ही साथ में हम सेक्युलर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को होल्ड करते हैं। तो इस तरीके से इंडिया क्या है, मिक्स ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, जहां हमारा ट्रेडिशन भी हमारे पास में है, जहां हमने मॉडर्न आइडियाज को भी होल्ड करके रखा हुआ है। स्टिल डोमिनेंट पोजीशन में क्या है हमारे ट्रेडिशन, 50-50 मान सकते हैं दोनों का, बट जब भी जो है मतलब कुछ इमोशनल या रिलीजन को लेकर चीजें आती हैं तो ट्रेडिशन वहां पर सुपीरियर होता है। जब आप पब्लिक स्फीयर में होते हो, इकोनॉमी वगैरह की बात आती है, डेवलपमेंट की बात आती है, तो मॉडर्निटी जो है वो डोमिनेशन में होता है। कुछ इस तरीके से दोनों के मिक्स के साथ में जो है मॉडर्नाइजेशन इंडिया में है और बढ़िया अच्छे से जो है मतलब सक्सेसफुल भी हो रहा है। मॉडर्नाइजेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो आइडियाज हैं, क्लियर है। अब हम बात करें सेक्युलराइजेशन की। सेक्युलराइजेशन एक बहुत ही मॉडर्न कंसेप्ट है। बेसिकली सेक्युलराइजेशन के दो कंसेप्ट हैं, एक कंसेप्ट है वेस्ट का और एक कंसेप्ट है इंडिया का। ठीक है, वेस्ट का जो कंसेप्ट है सेक्युलराइजेशन को लेके वो ये है कि पब्लिक प्राइवेट डिवाइड कर दो, ठीक है, जिसमें जो आपकी पब्लिक स्फीयर होगी आप उसमें अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। मतलब कि जो रिलीजन हो जाएगा वो प्राइवेट स्फीयर से आपकी प्राइवेट स्फीयर में आ जाएगा, इन द सेंस कि जो रिलीजन का इन्फ्लुएंस है वो डिक्लाइन होने लगेगा। ठीक है, और इसके साथ में इट ऑल्सो रिफर टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल विथ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल एंड मटेरियल इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड द डिग्री टू विच पीपल होल्ड रिलीजियस बिलीफ्स। इन शॉर्ट अगर हम समझे तो वेस्टर्न सेंस में जो सेक्युलराइजेशन है उसका मतलब है रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम कर देना। ठीक है, आप अपने प्राइवेट स्फीयर में रिलीजन फॉलो कर सकते हो। एक और चीज इसमें होती है कि कंट्रीज क्या करती हैं, अपना एक रिलीजन जो है उसको अडॉप्ट कर लेती हैं, जो मेजॉरिटी रिलीजन होता है उसको अडॉप्ट कर लेती हैं, फिर उसी को जो है बढ़ावा देती हैं, उसी को इनकलकेट करती है, पूरी कंट्री जो है उसे ही फॉलो करती है। कोई और रिलीजन को फॉलो मतलब कोई भी नहीं कर सकता है। कुछ इस तरीके का डायमेंशन है इंडिया का जो केस है सेक्युलराइजेशन को लेके। दैट मींस इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, जहां हम सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करते हैं, इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं, सभी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो काम करती है। ठीक है, आज रिलीजन आप अपनी पब्लिक प्राइवेट स्फीयर में तो फॉलो करती हो, साथ ही साथ में आप पब्लिक स्फीयर में भी कर सकते हो। यहाँ हम रिलीजन के इन्फ्लुएंस को कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस रिलीजन को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं इवन, और उसको ग्रो कर रहे हैं और उसका जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं। दैट इज द इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलराइजेशन। अब धीरे धीरे जो है रिसेंट ईयर्स में हमको देखने को मिला है कि रिलीजियस कॉन्शियसनेस और कन्फ्लिक्ट जो पूरे वर्ल्ड में है रिलीजन को लेके वो बढ़ता चला जा रहा है, बिकॉज ऑफ व्हाट, कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म समझ में आता है ना, जहां हम हमारे रिलीजन को सुपीरियर मानते हैं, हमारा रिलीजन सब कुछ होता है, किसी और का रिलीजन कुछ नहीं होता। जब इस तरीके की फीलिंग हमारे अंदर जनरेट हो जाती है और इस फीलिंग से जब हम कन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देते हैं, वायलेंस करते हैं, दैट इज अ कम्युनलिज्म। सो क्या होता है, जब आपके अंदर बहुत ज्यादा रिलीजन को लेके कॉन्शियसनेस आ जाए और आप अपने रिलीजन को लेके बहुत ही जो है पॉजिटिव हो जाओ, तो क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स जो है वो जो है ग्रो करते हैं पूरी कंट्री में, और ये सारी चीजें हमको रिसेंट ईयर्स में देखने को मिल रही हैं। अब अगर मॉडर्नाइजेशन और सेक्युलराइजेशन दोनों को हम मिला के देखें, ठीक है, दोनों को जो है साथ में मिक्सअप करके समझने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली क्या होता है मॉडर्नाइजेशन और सेक्युलराइजेशन, दोनों इंटरलिंक्ड क्यों हैं। सो सबसे पहले तो क्योंकि दोनों मॉडर्न आइडियाज के ही पार्ट हैं। मॉडर्नाइजेशन में भी मॉडर्न आइडियाज होते हैं, सेक्युलराइजेशन भी मॉडर्न आइडियाज का ही पार्ट है, तो दोनों वहां से ही ग्रो होते हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे से लिंक्ड अप हैं। मॉडर्नाइजेशन होता है तो सेक्युलराइजेशन होता है। जब मॉडर्न आइडियाज प्रिवेल करने लग जाते हैं तब हम रिलीजन्स को लेके जो है कॉन्शियस होते हैं, कॉन्शियस इन द सेंस पॉजिटिव सेंस में, और तब जो है सेक्युलराइजेशन का एक जो आइडिया है वो इमर्ज होता है। पहले ये बिलीव किया जाता था कि मॉडर्न आइडियाज की वजह से सेक्युलराइजेशन होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हुआ। इंडिया जब मॉडर्न आइडियाज को लेके एक्सपोजर उसका होता है तो इंडिया में बहुत सारी रिलीजियस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस बनती है। मतलब क्या एक चीज सोची जाती थी कि जब मॉडर्न आइडियाज आएंगे तो सेक्युलराइजेशन ग्रो होगा, सेक्युलराइजेशन में हम क्या करेंगे, रिलीजन के इन्फ्लुएंस को कम कर देंगे। ये वेस्टर्न का कंसेप्ट है। बट इंडिया में क्या हुआ, जब मॉडर्न आइडियाज आए, जब साइंस रीजन इन सारी चीजों का डेवलपमेंट हुआ, एनलाइटनमेंट हुआ, तो इंडिया ने क्या एक चीज करी, बहुत सारी रिलीजियस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। जो भी रिलीजन में एविल्स हुआ करते थे या रिलीजन के थ्रू सोसाइटी में जो भी एविल्स आ रहे थे उन सभी को खत्म करने की कोशिश हुई। जैसे फॉर एग्जांपल सती प्रथा हो गई, विडो रीमैरिज हो गई, चाइल्ड मैरिज हो गई, कुछ इस तरह की प्रथाओं को उस तरह से रिफॉर्म करने की बातें होने लग गई। रिचुअल्स जो कि रिलीजन का ही पार्ट होते हैं उनका भी अपना सेक्युलर डायमेंशंस होता है, और यहाँ पर जो है मेन और वुमेन सोशलाइज करते हैं, अपने
पीयर्स के साथ में, अपने सुपीरियर्स के साथ में। मतलब रिलीजन एक इस तरीके से हम देखते हैं कि इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, सोशली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कोई भी रिचुअल्स होते हैं, कोई भी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, आप सभी आपस में मिलकर उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो इस तरीके से जो है एक सोसाइटी की इंटीग्रेशन बनी हुई रहती है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में एक लिंकअप है। एक और कॉन्सेप्ट हमने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, दैट इज सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट। इसमें हम देखें तो ट्रेडिशनल इंडिया में जो कास्ट सिस्टम था वो रिलीजन से ही निकल के आता था। आपका जो भी रिलीजन होगा उसे अकॉर्डिंग आपकी कास्ट जो है डिटरमाइन की जाती थी। हालांकि एक चीज हमने पढ़ी हुई है कि जो रिलीजन है, हर एक रिलीजन में अपने अपने तरीके का एक कास्ट सिस्टम हमको देखने को मिल रहा है। टाइम के साथ में डिविजन्स, डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलते हैं। पहले जो है कास्ट सिस्टम, प्योरिटी, पॉल्यूशन, इन सारी चीज़ों के बेसिस पर हुआ करता था। मतलब कि रिलीजन से ही कास्ट का जो है एक तरीके से इंटरलिंकेज था। अब लेकिन आज के समय में ये जो कास्ट है ये पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप की तरह काम करती है। कंटेम्प्रेरी इंडिया में ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई हैं जो डिफरेंट कास्ट के राइट के लिए फाइट करती हैं कि इन कास्ट के साथ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनकी ये डिमांड्स हैं, इनके साथ में जो है मतलब इनका बेटरमेंट नहीं हो पा रहा है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन है, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये स्टेट से डिमांड करती हैं, उनके राइट्स की डिमांड करती हैं। और ये जो चेंज्ड रोल है कास्ट का, ये क्या एक चीज़ दिखाता है? सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट। क्लियर है? आए यहाँ तक समझ में? आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा अब इस चैप्टर के अंदर आपको। तो जो भी कुछ हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ा है वो सारा कुछ हमने एक बार रिकॉल कर लिया कि क्या सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर में पढ़ी थी, उनके क्या डायमेंशंस थे। अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक बार चैप्टर का एक बार अच्छे से रिवीजन कर चुके हो, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कर चुके हो, तो आपको एग्जाम्स में ये फास्ट ट्रैक रिवीजन बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जब आपको जस्ट एक मतलब रिकॉल करना है चीज़ों को, पता सब कुछ है बट एक बार क्या हो कि समझ में आ जाए, बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हमको रिकॉल हो जाए, तो आपके लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन बिल्कुल बेस्ट है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ाई करो। एंड एक और चीज़, आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं और जिन्हें जो है हिंदी मीडियम में सारे वीडियोस चाहिए हैं, सो वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। उन्हें बताइए इसके बारे में कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो है ये जो चैनल है, इस पर आपको सभी क्लासेस के, सभी बुक्स के, सभी चैप्टर्स के जो है वीडियोज़ मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम में मिल जाएंगे। ईजिली आप सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ पाएंगे। और आपकी सुविधा के लिए जितने भी सभी वीडियोज़ हैं, चाहे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के हों, चाहे मैग्नेट ब्रेन्स के हों, मतलब इंग्लिश मीडियम चैनल के, आपको वो सारी चीजें www.magnetbrains.com की वेबसाइट पर मिल जाएगा। क्लास वाइज, बुक वाइज, जो भी आपको कोर्स पढ़ना है, एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, वन शॉट रिवीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको चाहिए कि मुझे कोई ऐप चाहिए, तो आपको मैग्नेट ब्रेन्स ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर से, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो बहुत ही ईजिली, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।